सो होपफुली आप लोगों ने ये सेट किया है गाइस। आंसर आए नहीं आए, गलत आए सही आए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट किया है होपफुली सबने। यस सर, ये तो। ओके, सो गिव मी अ सेकंड एंड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट। जस्ट गिव मी 1 second. गाइस आप लोग अपना आंसर एक बार बताइए, अगर आप लोग का कुछ भी आया है तो। सर इट्स डी 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 एंड जीरो। 8 9 10 डी 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 एंड हम्म। 11th will be जीरो। फर्स्ट इज डी, सेकंड इज डी, थर्ड इज आल्सो डी, दैट्स गुड, फोर्थ इज जीरो। वेरी गुड संदीप। रितिका आपका? सर सेट सोल्व नहीं हुआ मेरे से। फिर से बोलिए रितिका एक बार। सर नहीं हुआ मेरे से सेट सोल्व। समझ में नहीं आ रहा रितिका, आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो नहीं सॉल्व हुआ? यस सर। ओके, सो व्हाट शुड आई डू? शुड आई एक्सप्लेन इट?
Yes, sir. All right. ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि अभिजीत, his sister Vinny, brother Chandan, and his parents Deepak, who is the father, and Isha, who is the mother. They are sitting in a straight line facing north. And they are saying that each of them is graduate in one among the following 5 degrees: 3 science, namely BSc, BE, and BTech; 2 commerce, namely BCom and BBA. Okay. Some additional information is given below. Abhijit is not sitting adjacent to his father. No child is sitting adjacent to both the parents. Okay. Then they are saying that exactly one of the parents is graduate in science, and one of the parents who is graduate in BCom is adjacent to 2 of his or her children. BTech and BCom graduates are sitting adjacent to each other. The persons who graduated with commerce degree are not adjacent to each other. All the males of the family are not sitting together. The number of persons sitting to the right of BCom graduate is not more than those sitting to his or her left. Okay. तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देखा जाए तो किस पर्सन से, सी जरूरी नहीं है कि आप नेम से ही चालू करो. वी कैन आल्सो स्टार्ट विद राइटिंग की इट्स मेल और फीमेल, और इट्स मदर, फादर और चिल्ड्रन, और द ग्रेजुएट डिग्री, किसी से भी चालू कर सकते हैं, राइट. तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप सब कुछ पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा. एक बार पूरा देखते हैं जरा. अभिजीत के बारे में देखिए आप, सिर्फ एक ही पॉइंट है, फिर तो कुछ है नहीं अभिजीत के बारे में, राइट. इनफैक्ट इसके अलावा किसी नेम के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, किसी पर्सन के नेम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है. अदर देन दैट, अगर आप डिग्री वाइज देखते हो तो देखिए क्या क्या है. डिग्री वाइज देखिए साइंस का लिखा हुआ है, बट साइंस इज नॉट डिग्री. साइंस तो मतलब स्ट्रीम हो गया. साइंस की भी 3 डिग्रीज है. बीकॉम के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, बीकॉम के बारे में यहाँ भी है, राइट. और बीकॉम के बारे में यहाँ भी है. तो 3 पॉइंट्स बीकॉम के बारे में है. तो ये एक बार हेल्पफुल हो सकता है. उसके अलावा और देखें अगर हम और किसी डिग्री के बारे में, बीटेक के बारे में 1 पॉइंट है बस, और भी पॉइंट नहीं है. और किसी भी डिग्री के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, राइट. पेरेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक इन्फॉर्मेशन है कि नो चाइल्ड इज एडजेसेंट टू बोथ द पेरेंट्स. नो चाइल्ड इज एडजेसेंट टू बोथ द पेरेंट्स मतलब कोई भी चाइल्ड जो है ना उसके अगल बगल पेरेंट्स नहीं होने चाहिए. दोनों में पेरेंट्स नहीं होने चाहिए. एक जगह हो सकते हैं लेकिन दोनों में नहीं हो सकते, राइट. दिस इज व्हाट दे मेंट. उसके अलावा और देखिए, एग्जैक्टली वन ऑफ द पेरेंट इज ग्रेजुएट इन साइंस, बट कौन सा है ये भी नहीं पता अभी. फिर द पर्सन हु इज ग्रेजुएट विद कॉमर्स आर नॉट एडजेसेंट. अब इसके बारे में भी ज्यादा नहीं बोल सकते कुछ, और ये वैसे भी नॉट लिखा हुआ है मतलब ये नेगेटिव पॉइंट है. ऑल द मेल्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर. इसका कई लोग ना गलत मतलब समझ लेते हैं. ऑल द मेल्स आर नॉट टुगेदर. कई लोग सोचते हैं कि कोई भी कोई भी 2 मेल भी साथ में नहीं हो सकते. ये नहीं लिखा है गाइस. 2 मेल साथ में हो सकते हैं लेकिन 3 साथ में नहीं हो सकते, राइट. 2 मेल साथ में बैठ सकते हैं लेकिन 3 साथ में नहीं बैठ सकते. इनके कहने का ये मतलब. सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच वी हैव, एंड आफ्टर रीडिंग हमें यही समझ में आया कि ये कॉमर्स बीकॉम वाले के बारे में ही सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है. 3 इन्फॉर्मेशन है, राइट. एक है वन ऑफ द पेरेंट हु इज इन बीकॉम इज एडजेसेंट टू बोथ द चिल्ड्रन. बीटेक एंड बीकॉम आर एडजेसेंट. इसके तो 2 केस बन जाएंगे. And last point है, the number of persons sitting to the right of the BCom graduate is not more than those sitting to his or her left. तो ये भी अच्छा पॉइंट हो सकता है. अभी मैं बीटेक वाला पॉइंट छोड़ रहा हूँ. ये पॉइंट यूज करते हैं और ये पॉइंट यूज करते हैं. देखिए, वन ऑफ द पेरेंट हु इज इन बीकॉम इज एडजेसेंट टू बोथ द पेरेंट्स, सॉरी बोथ द चिल्ड्रन. तो अगर बीकॉम वाला दोनों चिल्ड्रन के बगल में है तो एक चीज तो श्योर है कि वो एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं हो सकता, राइट गाइस. ये तो श्योर है. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड दैट. बीकॉम Yes, sir. एक्सट्रीम पोजीशन पे तो नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों चिल्ड्रन के बगल में होना चाहिए, राइट. थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं क्योंकि हमें नेम भी फिल करना है, मेल फीमेल भी फिल करना है, चाइल्ड पेरेंट भी फिल करना है, और डिग्री भी फिल करनी है.
तो इतना तो श्योर है कि बीकॉम एक्सट्रीम में नहीं हो सकता। लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ द बीकॉम ग्रेजुएट इज नॉट मोर देन सिटिंग टू हिज और लेफ्ट। नॉट मोर देन मतलब गाइस, नॉट मोर देन मतलब कम होगा या बड़ा, इक्वल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। मतलब बीकॉम के राइट में जितने लोग हैं वो उसके लेफ्ट में बैठने वाले नंबर ऑफ पीपल से कम या इक्वल होंगे, राइट। तो बीकॉम अगर मैं इधर रखता हूँ, राइट, तो अब देखिए बीकॉम के राइट में कितने लोग हैं, 3, और लेफ्ट में है 1। ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर बीकॉम इधर रखते हैं तो बीकॉम के राइट में 2 हैं और लेफ्ट में भी 2 हैं, विच इज पॉसिबल, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि कम या इक्वल होना चाहिए, राइट। इक्वल हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बीकॉम इधर रखते हैं तो बीकॉम के राइट में 1 है और लेफ्ट में 3 है, मतलब ये भी पॉसिबल है, राइट। तो इस बीकॉम को लेकर के हम अभी फिलहाल आप देख सकते हैं 2 सिचुएशन ड्रॉ कर सकते हैं। या तो बीकॉम वाला पर्सन एग्जैक्टली सेंटर पे होगा, या सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। Yes, sir. एक्सट्रीम पे तो हो नहीं सकता, दैट्स वी नो। अब बीकॉम और बीटेक अगल बगल हैं, दैट्स फाइन, लेकिन अब कौन सा बीटेक होगा उसके भी 2 केस बन जाएंगे फिर। और ये पेरेंट है, ये भी हम अभी से ही ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। बीकॉम पर्सन इज, रिमेंबर गाइस, उन्होंने बोला है पॉइंट नंबर 5 में, 4 में, कि वन ऑफ द पेरेंट ग्रेजुएटेड इन बीकॉम इज एडजेसेंट। ओके, और ये पॉइंट ना हम यूज करने जा रहे हैं तो इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, इसको भी कैंसिल कर दे रहे हैं, सो दैट वी डू नॉट रीड इट अगेन एंड अगेन, राइट। बीकॉम वाला पेरेंट है और इसके दोनों ही एडजेसेंट में चिल्ड्रन होने चाहिए, वन थिंग इज श्योर। So this is also child and this is also child, this is also child and this is also child, right guys। अब आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा, उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में कि नो चाइल्ड इज सिटिंग एडजेसेंट टू बोथ द पेरेंट्स, राइट। नो चाइल्ड इज सिटिंग एडजेसेंट टू बोथ द पेरेंट्स। तो सेकंड केस में आप बोल सकते हो कि अगर ये चाइल्ड है तो इसके दोनों अगल बगल पेरेंट नहीं होने चाहिए, मतलब ये पर्सन भी चाइल्ड हो जाएगा और ये पर्सन पेरेंट हो जाएगा। बट ये इस फर्स्ट केस में ये कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि या तो पेरेंट ये होगा या तो ये होगा, राइट। अब उन्होंने बोला है कि किसी भी चाइल्ड के दोनों एडजेसेंट पेरेंट नहीं हो सकते, राइट। तो गाइस अगर किसी चाइल्ड के दोनों एडजेसेंट पेरेंट नहीं होंगे तो पहले केस में देखिए, अगर हम बोलते हैं कि ये चाइल्ड है, राइट, और इसके एक एडजेसेंट पेरेंट है तो दूसरे एडजेसेंट में पेरेंट नहीं होना चाहिए। ये चाइल्ड है तो इसके भी दूसरे एडजेसेंट में पेरेंट नहीं होना चाहिए, तो दूसरा पेरेंट जाएगा कहाँ। आई होप आप समझ रहे होंगे, दूसरे पेरेंट के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची यहाँ पे, राइट। इजंट इट गाइस, दूसरे पेरेंट के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। Yes, इसका मतलब कि जो पहला वाला केस है ये हमारा कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, या हम बोल सकते हैं कि फेल हो गया, इजंट इट। होपफुली yes, सबको sir. समझ में आ रहा है, ये केस हमारा फेल हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा केस है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, और देखा जाए तो पॉइंट 2 भी फुलफिल हो चुका है, राइट। पॉइंट 2 को हम जितना यूज कर सकते थे हमने कर लिया। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट यूज किया जाए। ये इन्होंने बोला है कि एक जगह कि जो भी 2 लोग कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट 2 ही लोग हैं, बीकॉम एंड बीबीए, वो दोनों आसपास नहीं बैठने चाहिए। ओके, तो इसका मतलब बीकॉम के बगल में बीबीए नहीं होना चाहिए, राइट। वन थिंग इज श्योर कि बीकॉम के बगल में बीबीए नहीं होना चाहिए। तो बीबीए के पास अभी भी 2 चॉइसेस हैं, राइट। जो लेफ्ट एंड से 2 लोग हैं उनमें से कोई भी एक बीबीए हो सकता है, एंड वी आर नॉट श्योर कि इनमें से कौन सा बीबीए हो। ओके, ये भी पता है हमें कि बीकॉम का एक बगल में बीटेक होना चाहिए, बट कौन होगा वो भी अभी अपने को नहीं पता है, कोई बात नहीं। जितना पता है उसको लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड, और ये पॉइंट में कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि जितना यूज कर सकते हैं हमने यूज कर लिया है। BTech and BCom adjacent to each other. We can actually either draw 2 cases on this basis. ऐसा भी कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी कर दूंगा। फिलहाल अभी इतना कर देते हैं कि ये दोनों में से कोई भी बीटेक नहीं हो सकता, वन थिंग इज श्योर, क्योंकि बीटेक जो है ना वो बीकॉम के बगल में ही होगा, राइट गाइस। बीटेक जो है वो बीकॉम के बगल में ही होगा, ये श्योर है। और हमें पता है कि बीकॉम की 2 ही डिग्रीज हैं गाइस, राइट। बीकॉम के 2 ही हैं और साइंस के 3 है, राइट। तो बी सॉरी कॉमर्स से 2 ही डिग्रीज हैं, जिसमें से एक बीकॉम आ चुका है और इसके दोनों बगल में कॉमर्स नहीं है, तो ये श्योर है कि ये साइंस डिग्री का ही कोई पर्सन होगा और ये भी साइंस डिग्री का ही होगा, लेकिन कौन होगा वी आर नॉट श्योर, इट्स ओके। ऑलराइट, इसके बाद
देखा जाए तो हमने ये 5 पॉइंट्स यूज कर दिए, राइट? 3 ही पॉइंट्स बचे हैं। एडजेसेंट इज, अब पहला है अभिजीत इज नॉट एडजेसेंट टू हिज फादर। ओके, सोचते हैं इसके बारे में। तीसरा है एग्जैक्टली वन ऑफ द पेरेंट इज ग्रेजुएट इन साइंस। तो कहीं ना कहीं ये तो अपने आप ही फुलफिल हो गया गाइस। नो नो, अब फुलफिल होगा, सॉरी। एग्जैक्टली वन ऑफ द पेरेंट इज ग्रेजुएट इन साइंस, तो याद है आपको एक पेरेंट तो बीकॉम हो चुका है, तो दूसरा पेरेंट अंडरस्टूड है कि साइंस ही होगा, isn't it? दूसरा पेरेंट अंडरस्टूड है कि साइंस ही होगा। और हाँ, बीटेक नहीं होगा ये श्योर है, लेकिन होगा साइंस ही, राइट गाइस? इसका मतलब अभी याद है आपको, जो बीबीए वाला जो दूसरा पर्सन है वो क्लियर हो गया, राइट? बीबी वाला दूसरा पर्सन ये नहीं हो सकता क्योंकि ये साइंस है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब बीबीए वाला पर्सन। तो ये जो चाइल्ड था यही तो गाइस बीबीए हो जाएगा। आई एम Yes, श्योर sir. आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ये चाइल्ड ही बीबीए हो गया। गुड फॉर अस, राइट? इस पॉइंट से हमारे कॉमर्स के तो एटलीस्ट दोनों ग्रेजुएट्स की पोजीशन तो पता चल गई, राइट? तो yes, this point is also has been used now. Now last point says कि all the males are not sitting together. अभी हमने इस point को नहीं डिस्कस किया है क्योंकि अभी हमें जेंडर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला है, राइट? अभिजीत का पॉइंट अब हम यूज कर सकते हैं एक बार। अभिजीत इज नॉट एडजेसेंट टू हिज फादर। अभिजीत इज ऑल्सो वन ऑफ द चाइल्ड, राइट? ये सब लोग को याद होगा। तो अभिजीत एक चीज श्योर है कि चाइल्ड है, तो इन्हीं तीनों चाइल्ड में ही कोई ना कोई एक ही होगा, ये हम जरूर बोल सकते हैं, राइट? कौन सा चाइल्ड होगा ये तो नहीं पता, लेकिन चाइल्ड ही होगा ये श्योर है, राइट? और एक और चीज, ये जो पेरेंट है ये बीटेक नहीं हो सकता, बट ये साइंस ग्रेजुएट है, तो या तो ये बीई है या फिर बीएससी है। जैसे कि आपको पता है कि 3 साइंस डिग्रीज कौन सी हैं, बीई, बीएससी और बीटेक, राइट? तो या तो ये बीई होगा या फिर बीएससी। ओके, नाउ वी कैन थिंक ऑफ अभिजीत एंड वी कैन ड्रॉ 3 केसेस एक्चुअली, राइट? अभिजीत को लेकर के मैं 3 केसेस ड्रॉ करने जा रहा हूँ, एक तो ऊपर बना ही हुआ है, 2 और ड्रॉ कर, क्योंकि और कुछ अभी नहीं क्लिक कर रहा है। आई होप यू गाइस अग्री विद मी। Yes, sir. Okay, Abhijit is a child, we know that. Now this person is parent, this is also parent, we know the degree, but अभी मैं सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लिखने में भी बहुत टाइम जाता है। This is commerce, sorry, this is child, this is child, this is parent with BCom, and this person is child. Okay, this person is BCom for sure, and this person is BBA for sure. All right. So as we know, Abhijit can have 3 choices. So let's say या तो अभिजीत ये है हमारे, this is अभिजीत। इनफैक्ट नेम हम पूरा नहीं लिखे तो भी चलेगा क्योंकि आप देखो सबके नेम के इनिशियल लेटर ए बी सी डी ई है, ए बी सी डी ई, राइट? तो अभिजीत में हम सिर्फ कैपिटल ए भी लिख देंगे तो भी चलेगा। सो ईदर अभिजीत इज दिस पर्सन विद बीबीए, और अभिजीत इज दिस पर्सन, और अभिजीत इज द लास्ट पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट, और यू कैन से फर्स्ट फ्रॉम द राइट। ओके, अभिजीत के बारे में लिखा था कि अभिजीत इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू हिज फादर। तो हमें मेक श्योर करना है कि अभिजीत के बगल में उनके फादर नहीं होने चाहिए। तो अगर अभिजीत के बगल में कोई पेरेंट है भी तो वो क्या हो जाएंगी, उनकी मदर, राइट? और मदर का नाम क्या रखा है, ईशा। मदर का नाम क्या है, ईशा। तो दूसरा जो पेरेंट होगा वो अभिजीत का फादर होगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दीपक। सो दिस पर्सन हैज टू बी दीपक इन दिस केस, राइट? सेकेंड केस में अभिजीत के बगल में फादर नहीं होंगे, मतलब मदर होंगी, मतलब ईशा, और ये पेरेंट हो जाएंगे दीपक। तीसरे केस में भी अभिजीत के बगल में फादर नहीं, मतलब ये ईशा, और ये पर्सन हो जाएगा दीपक, राइट गाइस? अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट था ना, ये भी पॉइंट हमने यूज कर लिया तो मैंने कैंसिल कर दिया इसको। अब लास्ट पॉइंट है कि ऑल द मेल्स आर नॉट टुगेदर, मतलब 2 मेल साथ में हो सकते हैं लेकिन तीनों नहीं। ऑलराइट, तो गाइस अभी तक देखा जाए तो पहला केस तो मुझे दिख रहा है जिसमें तीनों मेल साथ में हो सकते हैं, क्योंकि ये भी मेल है, अभिजीत इज मेल। इनफैक्ट वी कैन ऑल्सो कीप राइटिंग with male and female also. Abhijit is obviously male. Why is he male? सी गाइस, मैंने आपको पहले भी शायद बोला हुआ है कि नेम वाइज हम जेंडर नहीं डिसाइड कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। आप सोचोगे अरे अभिजीत तो लड़कों का ही नाम होता है, सो हाउ वी कैन से इट्स अ फीमेल आल्सो, इट कैन बी फीमेल आल्सो। तो एलआर में ऐसा हो सकता है गाइस, ठीक है? तो आपको नेम से नहीं जज करना है, आपको उसका कुछ और इन्फॉर्मेशन से उसका जेंडर जज करना है। जैसे यहाँ पे अभिजीत के लिए वर्ड प्रोनाउन लिखा हुआ है हिज, तो हिज ऑब्वियसली फीमेल मेल के लिए लिखा होता है, राइट? तो इसीलिए हम बोलेंगे कि अभिजीत इज अ मेल। और बिनी के लिए लिखा हुआ है सिस्टर, इसीलिए बिनी फीमेल है।
चंदन के लिए ब्रदर लिखा हुआ है इसलिए चंदन ब्रदर है, और दीपक के लिए फादर लिखा है इसलिए वो मेल है, और ईशा के लिए मदर लिखा हुआ है इसीलिए वो फीमेल। ओके, नेम से आप कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे कैट या जीमैट की रीजनिंग में, ये आप अभी से याद रख लें। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नाउ अब हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला अभी अभिजीत के बारे में, नेम के बारे में सॉरी, तो अभिजीत मेल है अपने को पता है, दीपक मेल है अपने को पता है, राइट। और हमें ये पता है कि तीनों मेल साथ में नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट केस में गाइस क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों मेल साथ में हो जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है गाइस। कैसे हो सकता है? अगर तीसरा मेल अगर अगर यहाँ पे हो गया तो तीनों मेल साथ में हो जाएंगे ना, तो हमें मेक श्योर करना है कि ये मेल ना हो, मतलब तीसरा मेल यहाँ हो और ये फीमेल। और तीसरा मेल कौन है? अभिजीत का भाई चंदन, और दूसरी फीमेल कौन है? अभिजीत की सिस्टर बेनी। सो थैंकफुली फर्स्ट केस में हमने अरेंजमेंट भी ड्रॉ कर दिया, राइट, विच इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज, बट यहाँ पे हो गया है, विच इज अ गुड थिंग। दूसरे केस में इसी तरह से देखिए चला, अब हम क्या बोल सकते हैं, इसके बाद हम बोल सकते हैं कि ईशा अगेन फीमेल, राइट, और ये दोनों मेल हैं दीपक और अभिजीत, तो इनके बीच में तीसरा मेल नहीं आएगा, मतलब फीमेल होगी, मतलब भी नहीं होगी, तो ये हो जाएगा तीसरा मेल, मतलब कि चंदन, राइट। होपफुली ये क्लियर है सबको। लेकिन तीसरे केस में तीन मेल साथ में हो ही नहीं सकते एनीवेज, क्योंकि जो दो मेल हैं वो बैठते हैं एडजस्ट एकदम एक्सट्रीम में गाइस, राइट। तो इस केस में तो तीनों मेल साथ में हो ही नहीं सकते वैसे भी, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि बिनी और चंदन में से कोई भी कहीं भी हो सकता है फिलहाल, राइट। आई होप ये सबको क्लियर है। तीसरे केस में बिनी और चंदन में से कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन इसमें कहीं पे भी रखोगे तो तीनों मेल साथ में नहीं हो सकते एनीवेज। सो गाइस इतना ही हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत चाहो तो डिग्रीज के बारे में जरूर लिख सकते हैं, बीई बीएससी। इसके अलावा हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि बीटेक कौन हो सकता है, राइट, बट इतना श्योर है कि बीकॉम के बगल में ही होगा, और कुछ भी नहीं बोल सकते। ऑलराइट, होपफुली दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, yes राइट। sir. अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन पढ़ पढ़ के ही गाइस हमें क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे हम। तो आते हैं जरा क्वेश्चंस में, अभी हम क्वेश्चन वाइज, लेट मी गो थ्रू द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। Just wanted to open the questions actually. Alright, तो क्वेश्चन नंबर 1 में गाइस उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड, राइट, क्या यूनिकली डिटरमाइन हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि ग्रेजुएट डिग्री ऑफ दीपक। तो क्या दीपक की डिग्री यूनिकली डिटरमाइन हो सकती है? देखिए पहले केस में तीन केस हमारे हैं। पहले केस में दीपक बीकॉम है, दूसरे में दीपक बीई या बीएससी है, और तीसरे में भी बीई या बीएससी है। तो क्या हमें दीपक की डिग्री एग्जैक्टली पता चलेगी? ऑब्वियसली नहीं, राइट, ये नहीं पता चल सकता। फिर लिखा है हु हैज अ ग्रेजुएट डिग्री इन बीबीए। तो देखते हैं क्या हमें ये पता चल सकता है बीबीए कौन है। पहले केस में अभिजीत है, दूसरे केस में बिनी है, और तीसरे में तो बिनी और चंदन में कोई भी हो सकता है। तो ये भी यूनिकली डिटरमाइन नहीं हो सकता। यूनिकली डिटरमाइन मतलब जिसका एग्जैक्टली एक ही पॉसिबिलिटी। फिर बोले हु इज सिटिंग इन द मिडल। क्या ये हमें पता चल सकता है? देखिए जरा, पहले केस में बिनी, दूसरे में अभिजीत, तीसरे में बिनी या चंदन, कोई भी, तो ये भी नहीं पता चल सकता। इसीलिए इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। इन ऑप्शन में हमें कुछ भी यूनिकली डिटरमाइन नहीं हो सकता, राइट। आपने भी ऐसे ही किया था संदीप, या कुछ और किया था? यस सर, ऐसे ही बनाए थे। एकदम सेम। यस सर। गुड गुड। रितिका, होपफुली आप कनेक्ट कर पा रहे हो इन बातों को। Yes sir. Sir, I have made two cases, but I think I am not sure whether it is right or not. सेम तीन केस बनाए थे आपने? No sir, first two cases same थे. तीसरा नहीं बना? Yes sir. अप्रोच सेम थी या नहीं थी? जैसे मैंने किया वैसे ही किया था या नहीं?
यस सर, लाइक मैंने पीपल पहले लोगों को लेके किया था कि अगर ओके अगर ओके। बी आ जाएगा बी कॉम की जगह तो ई एक प्लेस होके मतलब जैसे ऐसे किया था। तो एक चीज बताएं रितिका, शुड आई सॉल्व द क्वेश्चंस या अभी आप ट्राई कर सकते हो? नो सर, आई कैन ट्राई नाउ। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन सॉल्व करना भी आसान प्रोसेस नहीं है, राइट? हर क्वेश्चन में अलग से कंडीशन है या कुछ ना कुछ आपको सोचना ही पड़ेगा। यस सर। तो जैसे आप बोलो, अभी करोगे या बाद में आप कर लोगे? नो सर, मैं कर लूंगी, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में ठीक है, आपसे। ठीक है, श्योर श्योर। तो हम आगे बढ़ सकते हैं फिर, राइट? यस सर। ओके, इसके बाद गाइस अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि सब लोग एक डायरेक्शन में नहीं देखते होंगे, राइट? जैसे अभी तक क्या हो रहा है, एवरीवन इज ईदर फेसिंग ऑल ऑफ देम, और ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, और ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, बट नॉट नाउ। अब क्या होगा, कुछ लोग नॉर्थ देखेंगे और कुछ लोग साउथ भी देख सकते हैं, राइट? तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन में क्या है गाइस, बस ये नॉर्थ साउथ में थोड़े चेंजेस होंगे, तो कुछ मैं पॉइंट्स बस आपको बताना चाहूंगा। आपको राइट लेफ्ट तो पता ही है, नॉर्थ में राइट लेफ्ट कुछ और होता है, साउथ में कुछ और होता है। आई एम श्योर ये सबको पता है, राइट? लेकिन कुछ और नई बातें हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए गाइस यहाँ पे ए है, ओके, और मान लीजिए यहाँ पे बी है। तो आप मुझे बताएं, अगर दोनों के दोनों नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि बी इज टू द राइट ऑफ ए एंड ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। ऑब्वियसली ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट? लेकिन अगर ए नॉर्थ है और बी साउथ है, तो इस केस में गाइस बी जो है ना वो ए के राइट पे है, और ए भी तो बी के राइट में है। आप देख सकते हो ना, ए भी तो बी के राइट में है, दोनों ही एक दूसरे के राइट में है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, ऑब्वियसली दोनों के दोनों एक दूसरे के राइट में है। तो याद है अभी तक जैसे हम क्वेश्चंस में ना ऐसे बोल देते थे कई बार कि अगर एक्स वाई के एक्स इज टू द राइट ऑफ वाई, तो वाई शुड बी टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। याद है गाइस, ये सब बातें करके हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते थे अभी तक। लेकिन अब हम ऐसे नहीं कर सकते इस सेट में। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर एक्स वाई के राइट में है तो वाई भी एक्स के राइट में हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा यूजली तभी होता है जब दो लोगों की फेसिंग डायरेक्शंस ऑपोजिट हो, राइट? ऐसा तभी होगा। अगर लोगों की फेसिंग डायरेक्शन सेम है तो हमेशा राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट कॉम्बिनेशन ही मिलेगा। अगर एक्स वाई का राइट है तो वाई एक्स का लेफ्ट है, या एक्स अगर लेफ्ट है तो वाई एक्स का राइट है। लेकिन अगर दोनों की फेसिंग डायरेक्शन सेम है तो या तो दोनों एक दूसरे के राइट में होंगे या दोनों ही एक दूसरे के लेफ्ट में होंगे। तो ये सब भी होगा जब लोग ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। तो इस अभी तक जैसे हम एकदम फ्रीली बोल देते थे ना कि अगर एक्स वाई का राइट है तो वाई एक्स का राइट लेफ्ट होगा, अब हम इतना फ्रीली नहीं बोल सकते, राइट? अब हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उनकी फेसिंग डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है। मैं तो सजेस्ट करूंगा अब आप इस स्टेटमेंट को यूज ही मत करो, राइट? जब आप देखो कि एक से ज्यादा डायरेक्शन हो सकती है लोगों की, नॉर्थ या साउथ, तो अब इस पॉइंट को यूज ही मत करें मेरे हिसाब से। तो करेंगे क्या, राइट? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। सपोज ये हमारा ए है, ओके। अब ए जो है वो, लेट्स से ए का फेसिंग डायरेक्शन नहीं पता है, ए नॉर्थ भी हो सकता है और साउथ भी हो सकता है। और अब हमें दिया हुआ है लेट्स से कि बी इज टू द राइट ऑफ ए। तो आपको क्या लगता है गाइस, बी कहाँ पे हो सकता है? बी इज सेकंड राइट ऑफ ए, एनीवन? या मैं एक काम करता हूँ, मैं चेयर्स का नंबर लिख देता हूँ, राइट? अब आप मुझे बताइए कि बी कौन कौन सी चेयर पे हो सकता है। बी इज सेकंड राइट ऑफ ए। सर ए इज फेसिंग विच डायरेक्शन? थोड़ा सा जोर से बोलिए रितिका। वन और सर फिफ्थ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए? इज नॉट डॉट लाइन, राइट? ओके हमें एक ही फेस डायरेक्शन नहीं पता है। ओके ओके सर। तो ए कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं? बी विल फर्स्ट बी इधर पोजीशन। फर्स्ट और फिफ्थ। राइट, 1 या 5 कहीं भी हो सकता है ना। देखिए अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो भी यहाँ होगा, लेकिन अगर ये साउथ फेस कर रहा है तो भी यहाँ हो जाएगा, राइट? सर लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं ना डायरेक्शन नहीं को। नहीं नहीं, वो तब लेते हैं, मैंने ये पीछे वाली क्लास में डिस्क्राइब भी किया था। वो तब लेते हैं जब सब लोग सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हो। अगर हमें पहले से दिया हुआ है कि कुछ लोग नॉर्थ होंगे और कुछ लोग साउथ होंगे, तो ओके हम सर ओके। ऐसे नहीं करेंगे। अगर कुछ ये हमें गिवन है कि कुछ लोग नॉर्थ हैं और कुछ लोग साउथ हैं, तो हमें दोनों ही सिचुएशन लेके चलना पड़ेगा, राइट?
Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे दिया है राइट। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए हमें दिया हुआ है कि लेट्स से कि सी यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। लेट मी ड्रॉ अनदर एग्जांपल इन फैक्ट। he is still here right, but this time b is sitting here, or let's not take it b, let's take it something else, let's take it x, alright, और सीट नंबर अभी भी वही है 1 2 3 4 5 6, और अब हमें बोला है कि अगेन b is second to the right of a। तो अब आपको क्या लगता है कि b कहाँ पे बैठेगा, किस चेयर नंबर पे बैठेगा? 1 पे। 1 पे, यस। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। रितिका आप समझ पा रहे होंगे। Yes, sir. Yes, sir. b 1 पे हो जाएगा, ये श्योर है। और पता है क्या, क्योंकि अगर b या तो x 5 पे होता है या 1 पे, लेकिन 5 पे ऑलरेडी x है, तो b सिर्फ और सिर्फ 1 पे हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर b 1 पे है और a का सेकंड राइट है, तो हम हिट एंड ट्रायल करके a की फेसिंग डायरेक्शन भी तो पता कर सकते हैं। देखिए अगर a नॉर्थ होता Yes, sir. तो उसका सेकंड राइट x होता, और जब a साउथ फेस करेगा तो उसका सेकंड राइट b हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम ये भी बता सकते हैं कि पर्सन की फेसिंग डायरेक्शन क्या है। ऑलराइट, समझ रहे हैं गाइस? मतलब ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, Yes. उनमें जो इन्फॉर्मेशन होगी उसकी हेल्प से हमें ये तो निकालना ही निकालना है कि लोगों की पोजीशन क्या है, लोगों का अरेंजमेंट क्या है, बट साथ में हमें ये भी पता करना है कि लोगों की फेसिंग डायरेक्शन क्या है। और वो हम यही सब बातें कर करके निकालेंगे। कई बार हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, केसेस तो बनाने ही पड़ते हैं गाइस, ये तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे। कई बार हमें बहुत ज्यादा अजम्पशन करने पड़ेंगे, बट अल्टीमेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही निकलता है। और अगर सोल्यूशन केस एक फाइनली नहीं भी ड्रॉ हो रहा है, तो आप क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार पूरा पूरा अरेंजमेंट बने भी। जैसे पिछला वाला सेट याद कीजिए, इसमें तो कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं मिला राइट, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्योंकि क्वेश्चन भी वैसे ही थे। तो एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए विद बिफोर गिविंग अप। इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि सेट पढ़ने के बाद पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि इससे ये आइडिया लग जाता है कि एक से ज्यादा केस बनेंगे या एक ही बनेगा। ऑलराइट, सभी लोग, इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, अब जो भी हमने पढ़ा है राइट, इसके बेसिस पे हम करेंगे एक सेट सॉल्व। और मैं चाहता हूँ आपको सेट सॉल्व करूं, बट गाइस आई डोंट नो व्हाई इज दिस सेट इज नॉट विजिबल। कैन यू सी एनी सेट इन दिस पेज? No, sir. नो? ओके, गिव मी अ मिनट। इज दिस स्लाइड विजिबल? Yes, sir. Yeah, this is the set. Oh, again it's not. This is here, right? Right, I, this is a I, I think there's a blank page inside the slides. it is what? A blank page has been inserted after the set. Right, that is still sometimes it's not coming, it's not showing, but now अभी दिख रहा है, I guess, right? दिख रहा है ना Yes, सबको sir. गाइस? Yes, ये sir. सेट Yes, है sir. और ये क्वेश्चंस हैं। आप पहले एक बार क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि फिर से मैं बार बार उधर ना जाना पड़े। राइट, अब चलते हैं सेट की तरफ। तो सभी लोग एक बार कोशिश कीजिए, नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई जरूर कीजिए।
सर Yes. सर 2 places अवे उनका मतलब वही है ना कि एक गैप छोड़ के। uh, 2 place away मतलब second place, हाँ मतलब second वही right है या second left. सर।
गाइस क्या कहते हैं आप लोग, शुड आई सॉल्व इट और यू स्टिल ट्राइंग इट? तो ट्राई कर। ट्राई कर रहे हैं मतलब हो रहा है, आपको लग रहा है कि हो सकता है, या मुझे हेल्प करनी चाहिए? संदीप आपसे हो रहा है? सर मैंने अरेंजमेंट तो कर ली थी, लेकिन ऊपर का कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ कि नो टू पर्सन्स आर फेसिंग इन साउथ एंड नो सिटिंग टू एडजेसेंट टू पर्सन ईच अदर। एडजेसेंट फेसिंग साउथ। ये तो ये फुलफिल नहीं हो पॉइंट पा आपका रहा था। कॉन्ट्रडिक्ट कर गया आपके अरेंजमेंट में, आप ये कह रहे हो? हाँ। यस सर। तो मतलब आपका कोई अरेंजमेंट नहीं बना इन दी एंड? हाँ, कोई अरेंजमेंट, अब हम उस पॉइंट को ऐसे हटा के बाकी अरेंजमेंट तो हो गया था, फिर जब वो हम्म। दोबारा गए तो देखो सारे खत्म हो गए। कुछ कुछ पॉसिबिलिटी आपने मिस कर दी होगी शायद। हाँ सर, उसी You को know, फिर से। reasoning is about taking all the possibilities always. यस सर। गाइस क्या लगता है आप लोगों को, मुझे बताना चाहिए या और वेट करना चाहिए? शायद बता देना चाहिए आप, राइट? कोई बात नहीं, आप ये मत सोचो कि आप कर नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अभी टाइम भी थोड़ा कम है। वी हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। तो अभी द राइट थिंग इज दैट आई शुड सॉल्व इट। ठीक है गाइस? ओके, सेट एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। दे आर सेइंग देयर आर 8 पीपल, G H I J K L M N N, are sitting in a row but not necessarily in the same order. Some of them are facing south and remaining are facing north. Guys, यहाँ पे तो ये भी नहीं पता है कि कितने साउथ हैं कितने नॉर्थ है, राइट? कभी कभी ये भी बता देते हैं कि इतने ही लोग साउथ हैं इतने ही लोग नॉर्थ हैं, कभी कभी ऐसा भी बता देते हैं। सो दैट यस हेल्प समटाइम्स, राइट? ऑब्वियसली तभी वो बताते हैं। फिर लिखा है नो टू पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फेस साउथ। कोई भी दो लोग जो एडजेसेंट टू ईच अदर है वो साउथ फेस नहीं करने चाहिए, इन शॉर्ट, राइट? ये वो ये कहना चाहते हैं। I think we have been joined with, okay, no. There was a new student, I guess, but the student is left. Okay, then they are saying that J sits two places away from H and both face the different directions, alright? M is second to the right of G. The number of person to the right of M is one less than the number of person to the right of K. K sits immediately to right of H, who faces the same direction as I faces. I sits to the immediate left of N, and one of them sits at the end. G sits to the left of N, and who sits? G sits to the left of N. Who sits to the left of N? This who is written for N. Hopefully सब समझते हैं इस बात को। अगर किसी नेम किसी पर्सन के बाद में who या whom लिखा है तो ये इन्फॉर्मेशन उसी पर्सन के लिए है, राइट गाइस? लेकिन अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन है किस मतलब वर्ड लिखा है एंड या फिर बट, तो ये इन्फॉर्मेशन जो सबसे पहले पर्सन होगा उसके लिए होगी। जैसे यहाँ पे अगर who की जगह एंड या बट लिखा होता तो वो आगे की इन्फॉर्मेशन जी के लिए होती, राइट? ना कि एन के लिए। Last point, K and L face the same direction which is different from the direction M faces. Okay, तो गई सारे पॉइंट एक बार फिर से समझते हैं और देखते हैं कि किसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन। देखिए हमारे पास कौन कौन से लोग हैं, जी एस आई जे ऐसे करके। अगर आप जे के बारे में पढ़ते हो तो देखिए जे के बारे में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एक यहाँ है पॉइंट जे के बारे में, और कोई पॉइंट है क्या जे के बारे में? नहीं, और कोई पॉइंट है ही नहीं, राइट? तो obviously we'll not start from J। या एक और काम कर सकते हैं, why don't we start with the alphabetical order? पहले G के बारे में देखते हैं। G के बारे में देखिए एक पॉइंट है डेफिनेटली,
और कोई पॉइंट आई डोंट, एक और है, 2 पॉइंट्स हैं जी के बारे में, ठीक है। एच के बारे में कितने पॉइंट्स हैं? एच के बारे में अगर देखें तो एक ये पॉइंट है और उसके अलावा एक ये भी पॉइंट है। बस 2 पॉइंट्स हैं एच के बारे में। आई के बारे में कितने पॉइंट्स हैं? आई के बारे में देखा जाए तो एक ये पॉइंट है, बस एक ही पॉइंट नहीं, एक ये भी है, बट ये तो डायरेक्शन वायरेक्शन वाला है। चलिए आई के बारे में भी 2 पॉइंट्स हो गए। जे के बारे में एक ये पॉइंट है और कोई पॉइंट आई डोंट सी, राइट, एक ही पॉइंट है। के बारे में कितने पॉइंट्स हैं? एक ये पॉइंट है के बारे में, एक ये पॉइंट है, दो, दो, और एक ये भी है, 3, राइट। एल के बारे में देखें तो कितने पॉइंट्स हैं? एल के बारे में एक ही पॉइंट है, एक ये है और एक ये भी, लेकिन फेसिंग डायरेक्शन वाला है। आई थिंक ऐसे यार, ऐसे हम लोग को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। वी शुड ऑल्सो सी कि कौन से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है, राइट। चलिए मैं ये करने के बाद फिर कर लूंगा। एम के बारे में कितने पॉइंट है? एम का एक ये पॉइंट है एंड आई डोंट थिंक और कोई पॉइंट है। एम का नहीं, एक ये भी पॉइंट है, राइट। एम के बारे में 2 पॉइंट्स हैं। एन के कितने पॉइंट्स हैं? एन के बारे में अगर देखा जाए तो एन के बारे में एक ये पॉइंट है और एक ये भी पॉइंट है, 2 पॉइंट्स है। ऑलराइट गाइस, पहले भी मैं आप लोगों को एक बात बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो तो पहले उस इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करना चाहिए जिसमें किसी की चेयर फिक्स्ड हो। तो चेयर फिक्स अगर देखा जाए, अगर आप गौर से देखोगे तो चेयर फिक्स आपको दिख रही है आई और एन की। उन्होंने क्या बोला है? आई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, वन ऑफ देम सिट्स एट वन एंड। एग्जैक्ट फिक्स तो नहीं है लेकिन कुछ तो पता है कम से कम ना कि इसकी आई और एन में से ही कोई एक एक्सट्रीम एंड पे बैठता है। सो अकॉर्डिंग टू मी, according to this information, we should start with I or N. आप लोग समझ रहे मेरी बात को गाइस? Yes, sir. एंड आई होप आप लोगों ने भी ऐसे ही किया होगा Yes, sir. कि कम से कम कुछ तो पता है ना आई और एन के बारे में कि वो एक्सट्रीम चेयर्स पे हैं। पर लेट मी टेल यू, इसमें केसेस बहुत सारे बनेंगे बट कोई चॉइस नहीं है गाइस। कितने केसेस बनेंगे इस पॉइंट से? एवरीवन व्हाट डू यू थिंक? सिर्फ इस पॉइंट से कितने केसेस बनेंगे कि आई और एन में से कोई एक एक्सट्रीम पोजीशन पे है? Sir, 4 cases, I think. फिर से बोलिए रितिका। 4 cases, I think. 4 केसेस, यस। क्योंकि ये भी तो नहीं पता ना कि कौन से एक्सट्रीम पे, राइट। और ये भी नहीं पता कि कौन है एक्सट्रीम पे, लेकिन इतना पता है कि आई और एन में से कोई एक एक्सट्रीम पे होगा। तो या तो ये आई है या ये आई है या ये एन है या ये एन है, राइट। वी कांट डू अरे यार एनीथिंग। क्वेश्चन हटा दिया लोग तो। सॉरी संदीप। आ, कुछ नहीं सर, वो फोन में फोटो लिए थे, फोटो हट गया। स्क्रीनशॉट ले लो आप अभी भी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, उन्होंने आई और एन से रिलेटेड अगर और कोई पॉइंट्स पढ़े तो कौन से हैं? पहले तो इन्हीं को हम अरेंज कर सकते हैं। उन्होंने बोला है कि आई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। इमीडिएट लेफ्ट है तो ये तो श्योर है कि दोनों जस्ट अगल बगल होंगे, सबसे पहली बात, राइट। आई और एन अगल बगल होंगे। फिर उन्होंने बोला है कि आई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। आई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। तो अगर आई इमीडिएट लेफ्ट है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एन नॉर्थ फेस करेगा, तभी ऐसा हो सकता है। यहाँ पे भी एन नॉर्थ फेस करेगा, यहाँ पे एन साउथ फेस करेगा और यहाँ पे एन साउथ फेस करेगा। होपफुली ये बात सब लोग समझ में आ रही है सबको। लेकिन हम आई के बारे में फेसिंग डायरेक्शन नहीं पता कर सकते, राइट। आई का फेसिंग डायरेक्शन क्या है ये हमें नहीं पता चल सकता। सिर्फ एन का ही फेसिंग डायरेक्शन पता चल सकता है इस इंफॉर्मेशन से। फिर लिखा है कि जी इज टू द लेफ्ट ऑफ एन। जी जो है ना वो एन का लेफ्ट है, ओके। अगर जी एन का लेफ्ट है तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिएगा इस पहले केस में जी एन का लेफ्ट होगा तो जी की तो कोई जगह ही नहीं बची ना। आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं? गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी की कोई जगह ही नहीं है, एन का लेफ्ट कोई Yes, sir. जगह खाली कहाँ है? सेम है, यहाँ पे भी जी के लिए कोई जगह ही नहीं है। यहाँ हो सकती है, मतलब थर्ड और फोर्थ केस में आप कह सकते हो कि हो सकती है। फर्स्ट और सेकंड केस तो अपने आप ही कैंसिल हो गया, विच इज गुड फॉर अस। जितने कैंसिल हो उतना अच्छा है। फिर इसके बाद इसी लाइन में लिखा है कि एन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल। एन जो है वो एल के लेफ्ट में है। एन जो है वो एल के लेफ्ट में है, ओके। तो गाइस एल तो कहीं भी हो सकता है ना, कहीं भी होगा, उसके लेफ्ट में एन हो सकता है। बट हम ये जरूर बता सकते हैं कि एल फेस क्या करेगा, राइट। तो हमें पहले केस में समझ में आया कि एल शुड फेस साउथ, राइट। क्योंकि एल अगर साउथ फेस करेगा तभी एन उसके लेफ्ट में होगा।
सिमिलरली नीचे वाले केस में एल अगर यहाँ भी होता है और एन को उसका साउथ रखना है, तो एल को क्या फेस करना पड़ेगा गाइस, सॉरी एल को अगर एन को उसका अगर लेफ्ट करना है, एन क्या है, एन इज लेफ्ट ऑफ एल, राइट। एन को अगर एल का लेफ्ट जाना है तो एल को क्या फेस करना चाहिए, साउथ, तभी उसके लेफ्ट में हो सकता है। होप ये बात सबको समझ में आई होगी। सिटिंग पोजीशन तो नहीं पता चल सकती ऑब्वियसली, लेकिन फेसिंग डायरेक्शन पता चल गई, विच कैन ऑल्सो हेल्प अस, यू नो व्हाई, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है दैट इज प्योरली अबाउट द फेसिंग डायरेक्शन, राइट। जैसे उन्होंने बोला है कि के एंड एल फेस द सेम डायरेक्शन, तो गाइस अगर यहाँ पहले केस में एल नॉर्थ है तो के भी नॉर्थ हो जाएगा, दूसरे केस में एल अगर साउथ है तो के भी साउथ हो जाएगा। एंड के एंड एल फेस द सेम डायरेक्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन विच एम फेसेस, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन एम से डिफरेंट होगी, तो पहले केस में एम साउथ हो जाएगा और दूसरे केस में एम नॉर्थ हो जाएगा। होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट, सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को ऑब्वियसली। एंड वी कैन डू वन मोर थिंग नाउ, वी कैन स्टार्ट कैंसलिंग द पॉइंट्स जो जो हम यूज करते जा रहे हैं। अभी हमने 3 ही पॉइंट्स यूज करे हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि k इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ h एंड h फेसेस द सेम डायरेक्शन एज I। इसका अभी गाइस कुछ नहीं कर सकते क्योंकि k और h इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे, तो उसके तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी बनेंगे, राइट, फर्स्ट और सेकंड। मतलब आप समझ लीजिए कि ये केस कैंसिल है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा अब सेकंड हो गया। ओके इसके बाद क्या लिखा है, इस पॉइंट को हम यूज नहीं कर पाए। फर्स्ट पॉइंट पे j और h के बारे में है, अगेन h आया नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते। सेकंड पॉइंट है m और g के बारे में, अगेन m और g के बारे में कुछ खास नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट जो है ना, इसमें हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ m इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ k। ओके वी कैन डू वन थिंग, वी कैन इवन राइट दिस पॉइंट। द पॉइंट इज व्हाट, द नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ m is one less than, right, is one less than the number of people to the, just a second, number of people, इस पूरा लिखेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं। सर हाँ जी, ये एल की डायरेक्शन का कैसे पता चला, इससे तो हमें आई की डायरेक्शन का पता चलेगा। ओके मैं बताता हूँ अभी। ये मैं पॉइंट लिख लूँ एक बार जरा, नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ एम इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ के। आप कह रहे हो कि एल की डायरेक्शन कैसे पता चली, राइट। तो एल की डायरेक्शन मैंने पता करी है पॉइंट नंबर 6 से। क्या लिखा है, एल एन हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एल, राइट। एन एल के लेफ्ट में होगा, एन की पोजीशन क्लियर थी, राइट। तो एक चीज तो श्योर है इस केस में, एल इन 6 पोजीशन में कहीं बैठेगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर मान लो एल यहाँ बैठता है और एन क्या है, एल का लेफ्ट है, तो ये तभी हो सकता है ना जब एल नॉर्थ फेस करे, क्योंकि अगर साउथ फेस कर लेगा तो एन उसका राइट हो जाएगा। समझे आप। यस सर। इसी तरह से सेकंड केस में एल क्या होगा, साउथ होगा, सेम रीजन से। ओके ओके सर। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की फिर से, नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ एम इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ के। लकली वी आल्सो नो द देयर फेसिंग डायरेक्शंस, राइट। इतना हमें पता है कि इनकी फेसिंग डायरेक्शन ऑपोजिट है। पहले केस में के नॉर्थ है, एम साउथ है, और दूसरे केस में जस्ट ऑपोजिट। तो गाइस अगर हम पॉसिबिलिटी सोचें तो क्या क्या हो सकती है, देखिए राइट ऑफ के कम से कम एक तो होना चाहिए, क्योंकि 0 - 1 तो -1 हो जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो कम से कम एक पर्सन तो राइट ऑफ के होना ही चाहिए। तो मान लीजिए राइट ऑफ के अगर 1 है तो राइट ऑफ एम हो जाएगा 0, राइट ऑफ के अगर 2 है तो राइट ऑफ एम हो जाएगा 1, अगर ये 3 है तो ये होगा 2, अगर ये 4 है तो ये होगा 3। सिमिलरली ऐसे चलता रहेगा, ये 5 है तो ये होगा 6, या फिर ऐसे चलता रहेगा। देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है, राइट। ओके जैसे कि अगर मैं बोलूं कि के राइट में सिर्फ एक ही पर्सन है, ठीक है गाइस। दोनों केसेस हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, साथ में भी कर सकते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि कौन राइट है और कौन लेफ्ट है, राइट। कौन नॉर्थ फेस कर रहा है और कौन साउथ फेस करना है, ये सब भी हमें देखना होगा। जैसे कि पहले केस में के नॉर्थ है, राइट गाइस। के अगर नॉर्थ है तो के राइट में 1% तभी होगा जब के यहाँ बैठे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, राइट। के यहाँ होगा तभी इसके राइट में 1% होगा, और उस केस में एम के राइट में 0 लोग होने चाहिए और एम साउथ है,
तो इस m के राइट में 0 तभी होंगे m के साउथ होते हुए जब m इधर हो, बट m तो इधर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इधर तो n है ऑलरेडी। एवरीवन, डू यू एग्री विथ मी? यस सर। इनफैक्ट वी कुड डू वन थिंग, वी कैन ऑलरेडी थिंक कि m के राइट में कितने लोग हो चुके हैं, हो सकते हैं, राइट? हम पहले से ये सोच सकते हैं। जैसे फर्स्ट केस में m हमारा साउथ है, राइट? तो m या तो इधर होगा या इधर होगा, मतलब इन दोनों जगह पे नहीं हो सकता। तो m के राइट में अगर इधर होगा तो 2 लोग होंगे, इधर होगा तो 3, इधर होगा तो 4, इधर होगा तो 5, इधर होगा तो 6 और इधर होगा तो 7, राइट? और अगर m इधर है तो m के राइट में 2 लोग हैं, m के राइट में 2 लोग हैं मतलब k के राइट में 3 लोग हैं, ऑलराइट? और k के राइट में 3 लोग कब हो सकते हैं? वी कैन इनफैक्ट स्टार्ट ड्राइंग ऑल्सो। जस्ट अ सेकेंड। m इधर हो गया और m के राइट में कितने लोग हैं? 2। ओके, तो k के राइट में 3 होंगे और दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन k इज हियर। आई होप यू ऑल अग्री विद दिस, Yes, sir. राइट? सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, राइट, फॉर श्योर। ओके, सेकंड केस अगर हम लेते हैं, अगर मान लीजिए m इधर है तो m के राइट में 3 लोग हैं, तो k के राइट में 4 लोग चाहिए, और k के राइट में 4 लोग तभी होंगे जब k इधर ही बैठ जाए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। हाउ कैन m and k बोथ बी एट द सेम चेयर, राइट? तो इसीलिए ये केस रिजेक्ट हो गया। अब अगर मान लीजिए m इधर आ जाता है जहां पे k है, तो m के राइट में कितने लोग हैं अभी? 1 2 3 4। k के राइट में 5 होने चाहिए, मतलब k हो जाएगा इधर, एंड दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बाय द वे, राइट? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो वी कैन से दैट कि k और m अपनी पोजीशन इंटरचेंज भी कर सकते हैं, राइट? ये भी हमें ध्यान रखना। ओके, इसके अलावा हमें ये भी बोला गया है, मतलब इसके अलावा अगर आप देखोगे, अगर मैं k को, मतलब m को अगर आप और राइट में लेते जाओगे तो k और लेफ्ट में होता जाएगा, लेकिन k तो इधर हो ही नहीं सकता ना गाइस, क्योंकि इधर ऑलरेडी n और i है, मतलब कि Yes. और केसेस नहीं बन सकते, खत्म। मतलब हम बोल सकते हैं घुमा फिरा के यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, राइट? मैं दूसरा केस नीचे बना देता हूँ यहाँ पे। इस बार m हो जाएगा k की जगह, राइट? m हो गया इधर फेसिंग साउथ अगेन, एंड k हो गया इधर फेसिंग नॉर्थ। आई होप दैट इज अंडरस्टूड टू एवरीवन, राइट? Yes, sir. ओके, सिमिलरली वी कैन थिंक ऑफ द सेकंड केस। देखते हैं सेकंड केस में क्या होगा, और अगेन हम फिर से यही सारे पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस बार के साउथ है, ओके गाइस, के साउथ है, तो के इन सारी जगह पे कहीं भी हो सकता है, सेम विथ एम, राइट? के अगर साउथ है तो के अगर इधर होता है लेट से, तो के राइट में 0 लोग होंगे, राइट? और वो तो पॉसिबिलिटी है, के राइट में कम से कम 1 लोग तो हमें करना ही है, मतलब के इधर नहीं हो सकता। ओके, अगर के अगर इधर है तो के राइट में 1 लोग होंगे, तो एम के राइट में 0 हो जाएंगे, और एम इस बार नॉर्थ है, और गाइस एम के राइट में 0 मतलब एम इधर होना चाहिए, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एन है। अगर के इधर है तो के राइट में 2 लोग और एम के राइट में 1 लोग, मतलब एम इधर, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगर के इधर है तो के राइट में 3 लोग हैं, तो एम के राइट में 2 लोग होने चाहिए, मतलब एम इधर हो जाएगा, एंड दैट इज एटलीस्ट पॉसिबल, राइट? सो फार फर्स्ट सिचुएशन विच गॉट पॉसिबल। ओके, अगर के इधर है फेसिंग साउथ, तो उसके राइट में कितने लोग हैं? 1 2 3 4। तो एम के राइट में कितने होने चाहिए? 3, और वो तभी होगा जब एम भी इधर हो जाए, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल। के और एम सेम जगह पे तो हो नहीं सकते। तो थोड़ा बहुत आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, पहले केस की तरह ही जा रहा है। अगर के इधर है तो एम इधर है, एंड दैट इज ऑल्सो बीइंग पॉसिबल, क्योंकि के राइट में कितने लोग हैं? 5, और एम के राइट में है 4। So this case also become possible. So far we can say that we have gotten 4 cases, isn't it But sir, guys? इनमें से नीचे वाले केसेस कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल तो होंगे, मैं अभी उधर नहीं जा रहा हूँ। अभी तक आपको जो मैंने बताया वो क्लियर है ना? बस Yes, अभी sir. इससे बात करते हैं। कैंसिल आउट आप कैसे कर रहे हो वैसे? क्योंकि सर एन और आई साथ साथ में तो उनकी डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती, तो आई की होगी फर्स्ट वाले केस में नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन, तो के और आई साथ साथ में, तो इसकी भी के की नॉर्थ नहीं हो सकती। ये कहाँ लिखा है एन और आई की डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती? सर लेकिन साथ साथ वालों की डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है कि साथ वाले की डायरेक्शन साउथ नहीं हो सकती, नॉर्थ तो हो ओके सकती है। ओके सर, ओके ओके ओके। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ तक हमने पॉइंट यूज कर लिया, और देखा जाए तो ये पॉइंट 3 हमने पूरी तरह से यूज कर लिया है, एंड उसकी वजह से के और एम की पोजीशंस भी आ गई हैं, राइट? तो के और एम अगर आ चुके हैं, तो एम के बारे में देखिए सेकंड पॉइंट है, और के बारे में फोर्थ पॉइंट है, तो कोई भी यूज कर सकते हो आप चाहो तो।
आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद सेकंड, क्योंकि वो सेकंड राइट वाला पॉइंट है. ओके, तो m इज सेकंड राइट ऑफ g. m इज सेकंड राइट ऑफ g. सो गाइस, इस पहले वाले केस में आप देख सकते हो, अगर मैंने m को इधर रखा, अगर m सेकंड राइट ऑफ g है, तो इतना तो श्योर है कि g m का भी सेकंड राइट या सेकंड लेफ्ट ही होगा. ऑब्वियसली बात है, मतलब 2 प्लेस अवे होगा. तो अगर इधर m है तो इसके 2 प्लेस अवे, एक तरफ n है और एक तरफ k है, तो ये केस कैंसिल हो गया ना गाइस. राइट, सभी लोग समझ रहे हैं? फर्स्ट केस में जो ऊपर वाला केस है वो कैंसिल हो गया, और सेकंड केस में भी ऊपर वाला केस सेम रीजन से कैंसिल हो गया, लेकिन नीचे वाला अभी भी वैलिड. राइट, तो अगर इधर m है फर्स्ट केस के नीचे वाले केस में, तो g हो जाएगा इधर, एज यू आर सेइंग कि m इज सेकंड राइट ऑफ g. राइट, सेकंड राइट मतलब 2 प्लेस अवे होना चाहिए, तो इस बात से मैंने g को इधर कर दिया, और सेकंड के नीचे वाले केस में g इधर हो जाएगा. अब उन्होंने ये भी बोला है कि m इज सेकंड राइट ऑफ g. राइट, तो g का ना हम फेसिंग डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. m इज सेकंड राइट ऑफ g, तो g हो जाएगा इधर पे, तभी m उसका सेकंड राइट हो सकता है, और यहाँ पे g हो जाएगा नॉर्थ, तभी उसका m सेकंड राइट हो सकता है. होपफुली ये बात सबको क्लियर है, और हमने पॉइंट 2 यूज कर लिया. फिर आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जिसमें लिखा है कि k इज इमीडिएट राइट ऑफ h हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज i. तो k इज इमीडिएट राइट ऑफ h. k इमीडिएट राइट ऑफ h है, तो एक चीज तो श्योर है कि k और h एडजेसेंट ही होने चाहिए, तो इस तरह से देखा जाए तो h सिर्फ यही हो सकता है, और सेकंड केस में h सिर्फ यही हो सकता है. नाउ k इज इमीडिएट राइट ऑफ h, जिसकी वजह से हम h की फेसिंग डायरेक्शन बना सकते हैं. k इज इमीडिएट राइट ऑफ h तभी होगा जब h यहाँ पे साउथ हो. k इज इमीडिएट राइट ऑफ h यहाँ पे तभी हो सकता है जब h यहाँ पे नॉर्थ. राइट गाइस, k इज इमीडिएट राइट ऑफ h तभी हो सकता है जब h यहाँ पे नॉर्थ हो. अब उन्होंने ये भी बोला है कि h एंड I, h who faces the same direction as I, तो h और I की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. h और I की अगर डायरेक्शन सेम है, तो पहले केस में h साउथ है तो I भी साउथ हो जाएगा, और दूसरे केस में h नॉर्थ है तो I भी नॉर्थ हो जाएगा. बट गाइस, यहाँ आप देख सकते हो n और I जो एडजेसेंट हैं और उनकी फेसिंग डायरेक्शन साउथ हो गई, जिसकी वजह से ये केस हमारा अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो गया. ऑलराइट, सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को? यस सर. नाउ वी आर ऑलमोस्ट देयर गाइस. राइट, अब देखा जाए तो सिर्फ एक पॉइंट बचा है कि J is 2 place away from H and they both face the different directions. J is 2 place away from H. Alright, तो H ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, अब J के लिए सिर्फ यही जगह बचती है, और उन्होंने ये भी बोला है कि उनकी फेसिंग डायरेक्शंस डिफरेंट है. राइट, तो अगर H की फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ है तो J की साउथ हो जाएगी. नाउ देयर इज ओनली वन पर्सन लेफ्ट टू बी अरेंज एंड दैट इज L. और L के बारे में हमें पहले से ही पता है कि इस केस में L साउथ फेस करेगा. तो फाइनली वी कैन से दैट दिस इज अ वैलिड अरेंज. ऑलराइट, और वी कैन क्रॉस चेक कि कोई भी दो एडजेसेंट साउथ नहीं है. साउथ बैठने वाला एक ये है और एक ये है, और आप देख सकते हैं कि इनमें कोई भी एडजेसेंट, कोई भी दो एडजेसेंट नहीं है. ऑलराइट एवरीवन, इज दैट क्लियर? नाउ यस दिस सर. इज ओनली अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चन, वो तो हम कर ही लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. जैसे जल्दी से अगर मैं आंसर करूं, who सेकंड टू द राइट ऑफ J, सेकंड राइट ऑफ J यहां से देखेंगे तो L हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर C. फिर बोला है कि देयर आर फॉलोइंग these of the three of the four following are alike in a certain way and hence form a group which is the one that does not belong to that group. इसका मतलब क्या होता है guys? Three of the following four are alike in a certain way, मतलब चार में से तीन लोग अलाइक हैं. अलाइक मतलब वो एक सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो. राइट, दे फॉलो द सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न. चार में से तीन ऑप्शन, और ये बता रहे हैं कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो उस ग्रुप, कौन सा विच इज द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप. तो कौन सा ऑप्शन है जो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है. इन शॉर्ट दे आर आस्किंग टू फाइंड द ऑड ऑप्शन और या फिर ऑड मैन आउट. तो देखते हैं जरा कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को. अगर एक ऑप्शन में एक से ज्यादा लोग हैं तो हम देखते हैं कि उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस क्या है. जैसे कि पहला ऑप्शन है हमारा JH. राइट, तो JH को अगर आप देखोगे एक ही केस करेक्ट है, तो J और H के बीच में एग्जैक्टली एक पर्सन है. फिर है IH, I और H के बीच में भी एग्जैक्टली एक ही पर्सन है. फिर है MG के बीच में भी एग्जैक्टली एक ही पर्सन है. और फिर है MK के बीच में भी एग्जैक्टली एक ही पर्सन है. तो गाइस इस पॉइंट से तो कुछ नहीं हुआ. राइट, फिर हम फेसिंग डायरेक्शन देख सकते हैं एक बार कि उनकी फेसिंग डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट है, इससे शायद कुछ हो जाए. पहला ऑप्शन है JH, J और H दोनों की फेसिंग डायरेक्शन ऑपोजिट है.
फिर है आई एच की फेसिंग डायरेक्शन सेम है बाय द वे। फिर है एम जी की फेसिंग डायरेक्शन भी सेम है। ओके, लास्ट है एम के की फेसिंग डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ भी गाइस फंस गए। दो ऑप्शन में फेसिंग डायरेक्शन ऑपोजिट है और दो में सेम है, तो इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। जब ये भी नहीं होगा तो हम देखेंगे राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हमेशा ये देखेंगे कि पहला पर्सन दूसरे के सॉरी दूसरा पर्सन पहले के राइट में है या लेफ्ट में है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जे एच, राइट, तो जे एच देखते हैं कि एच जे के राइट में है या लेफ्ट में। तो एच जो है ना वो जे के लेफ्ट में है। आप देख सकते हैं एच जो है वो जे के लेफ्ट में है, सभी लोग देख सकते हैं, राइट। एच जे के लेफ्ट में, इनफैक्ट मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है आई एच, फिर एच यहाँ है और आई यहाँ है, तो एच यहाँ भी गई इस आई के लेफ्ट में है ना। आप देख सकते हो कि आई नॉर्थ फेस कर रहा है, तो एच यहाँ भी आई के लेफ्ट में ही है। फिर है एम जी में जो जी है वो एम के अगेन लेफ्ट में ही है ना गाइस, क्योंकि ये नॉर्थ फेस कर रहा है, राइट। जी जो है वो एम के अभी भी लेफ्ट में ही है, तो अगर ये राइट हो गया तो ये आंसर हो जाएगा। तो एम के में के देखते हैं कि एम के रिस्पेक्ट में कहाँ है। के जो है वो एम के रिस्पेक्ट में राइट में है, इजंट गाइस, आप देख सकते हो के एम के रिस्पेक्ट में राइट में ही है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑलराइट सभी लोग, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, इसके बाद लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू, अब गाइस एक ही तो केस बना है, तो उसमें जो ट्रू हो जाएगा वही डेफिनेटली ट्रू भी हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है एम एन जी फेस डिफरेंट डायरेक्शंस। एम एन जी फेस डिफरेंट डायरेक्शन, ये बात तो गलत हो गई क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है। के 3 प्लेस अवे फ्रॉम जे, के जे ये हो गया और के ये हो गया। हाँ, ये बात तो सही है कि के 3 प्लेस अवे फ्रॉम जे है, राइट, ये बात तो सही है। तो आई थिंक वी डोंट नीड टू चेक दी नेक्स्ट ऑप्शन, क्योंकि डी तो हो ही नहीं सकता, बोथ ए एंड बी लिखा है। सी क्या लिखा है, 2% सिट बिटवीन एल एंड एच, 2% सिट बिटवीन एल एंड एच, दिस इज रॉन्ग क्योंकि उनके बीच में 3 लोग हैं, आप भी देख सकते हैं। ऑलराइट, एम एन जी डिफरेंट डायरेक्शन, एम एन जी सेम डायरेक्शन, सो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। सो इमीडिएट राइट ऑफ जी कौन हो जाएगा, दैट इज जे। जे मीन्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ। 8 लोगों में गई 3 ही लोग तो साउथ फेस कर रहे हैं ना, इसका मतलब रिमेनिंग 5 पीपल मस्ट फेस द नॉर्थ। The answer has to be 5 here. All right, this is it. Any doubt, anyone? नो नो सर। सर। All right, so this set is also done. इसके बाद there is one more set, but I think we should leave that one. That would be very difficult. So, guys, what do you think? What should we do now? I think we are left with 9 more minutes right now. And circular arrangement अगर मैं करूँगा तो वो खत्म नहीं हो पाएगा, very obvious. Introduction भी नहीं हो पाएगा अच्छे से। Can we finish these questions जो ये हमारा बच गया था इधर पे बिन्नी वाले सेट का? क्या कहते हैं आप लोग? यस सर। ओके, देखिए अरेंजमेंट हमने बना लिए थे 3, आपको याद होगा। पहला क्वेश्चन आंसर भी हो गया था। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि इफ अभिजीत ग्रेजुएटेड विद बीएससी, अगर अभिजीत बीएससी है तो कौन कौन से केसेस में अभिजीत बीएससी है, पहले तुम्हें ये देखना होगा। पहले केस में क्लियरली नहीं है, दूसरे केस में हो सकता है, राइट, दूसरे केस में हो सकता है। पहले में क्लियरली नहीं है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ इस क्वेश्चन की कंडीशन है, राइट। ये कोई डेफिनेट पॉइंट तो है नहीं, ये सिर्फ इस क्वेश्चन की कंडीशन है, तो इसलिए मैंने इधर कैंसिल कर दिया। दूसरे केस में मैंने अभिजीत को बीएससी लिख लिया है, ऑलराइट। तीसरा केस, और आई थिंक बिफोर डूइंग ऑल ऑफ दिस आई शुड फॉलो वन प्रोसेस, क्योंकि सेम डेटा हमें अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी काम आएगा। तो इस बार इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ऑलराइट। फिर आते हैं इस बात को लेकर के, क्या बोला गया है कि अभिजीत इज ग्रेजुएटेड इन बीएससी, राइट। तो अभिजीत पहले केस में तो बीएससी हो ही नहीं सकता अगेन, क्योंकि वो बीबीए हो चुका है। दूसरे केस में अभिजीत बीएससी हो सकता है, तीसरे केस में भी अभिजीत बीएससी हो सकता है। तो गाइस होपफुली आपको याद होगा कि बीकॉम वाले के एक बगल में बीटेक तो होना ही है। तो इस केस में पहले केस में चंदन बीटेक हो जाएगा, दूसरे केस में हमें पता नहीं बी यहाँ पे कौन है, लेकिन जो भी है ये बीटेक हो जाएगा। और जो पेरेंट है इन दोनों केसेस में वो हो जाएंगे बीई। Alright guys, hopefully you understand these things. Now we look at the question. Question क्या बोला है? Then which of the following graduate degrees does Chandan have?
कौन सी डिग्री चंदन के पास हो सकती है, राइट। पहले केस से मतलब नहीं है, दूसरे से ही है। तो गाइस दूसरे केस में चंदन हो जाएगा बीएससी, और तीसरे में चंदन, नो सॉरी, दूसरे में चंदन हो जाएगा बीटेक, माय मिस्टेक। और दूसरे में चंदन यहाँ से बीटेक हो सकता है और यहाँ से बीबीए भी हो सकता है, राइट। तो चंदन इस क्वेश्चन में इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद बीटेक या बीएससी में कुछ भी हो सकता, सॉरी बीटेक और बीबीए में कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बीटेक और बीबीए अगर हम कंसीडर करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बीटेक भी हो सकता है और बीबीए भी, मतलब 1 और 2 दोनों सही हो सकते हैं, मतलब बेस्ट चॉइस हो गया ऑप्शन डी, बीटेक और बीबीए। ऑलराइट, एवरीवन इज दैट क्लियर? गाइस ये क्लियर है आप लोगों को या नहीं? यस सर। यस सर। ऑलराइट, नाउ वी कैन ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग से एक और कंडीशन है, इसीलिए मैंने ना डायग्राम फिर से बना लिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ दीपक? ये गाइस क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होता है। कौन सा स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगा दीपक का ग्रेजुएट डिग्री पता करने में? अगर उन्होंने लिखा है कि कौन सा स्टेटमेंट रिक्वायर है ये पता करने में, तो गाइस ये क्लियर है कि दीपक की ग्रेजुएशन डिग्री आपको एक्यूरेट पता चलनी चाहिए, राइट। अगर उसमें भी ऑप्शंस आ रहे हैं तो फिर उसको हम उस स्टेटमेंट को हम रिक्वायर्ड नहीं मानेंगे। दीपक की डिग्री पता करनी है, और राइट, एक बार देख लेते हैं। पहले केस में दीपक दीपक ऑब्वियसली फादर है, ये तो श्योर है। पहले केस में तो क्लियर है गाइस कि पहले केस में दीपक की यस डिग्री सर। क्या है? बीकॉम है। दूसरे और तीसरे में बीई या बीएससी में कुछ भी हो सकता है, और राइट। फिर भी हम कोई अभी कैंसिल नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि वो भी हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हो जिससे सेकंड और थर्ड केस कैंसिल हो जाए और आंसर फर्स्ट केस से ही आ जाए। तो पहला ऑप्शन है चंदन ग्रेजुएटेड विद बीबीए। मीन्स चंदन बीबीए पहले केस में हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभिजीत बीबीए, राइट। तो पहले ऑप्शन में पहला केस देखना ही नहीं है वैसे भी, राइट। पहले ऑप्शन में पहला केस हमें वैसे भी नहीं देखना। इनफैक्ट नहीं, आगे ही देख लेंगे। दूसरे केस में देखिए चंदन बीबीए हो सकता है क्या? चंदन बीबीए हो ही नहीं सकता, राइट। आप समझ जाओगे क्यों? यस क्योंकि सर। चंदन इधर पे बैठा हुआ है। तीसरे केस में चंदन बीबीए हो सकता है, तो इस केस में चंदन यहाँ पर ही हो जाएंगे और यहाँ हो जाएंगी बिनी, राइट। तो दीपक का हमें बताना है डिग्री, लेकिन दीपक का डिग्री नहीं क्लियर हो रहा है ना, बीई या बीएससी में कुछ हाँ भी सर। हो सकता है। So even after doing a lot of things, we are not sure about the degree of Deepak with the help of the first option. So we will, cancel out this option for now. इस ऑप्शन को हमने कैंसिल कर दिया। अब आते हैं हम लोग कहाँ? सेकेंड ऑप्शन पे, जिसमें लिखा है कि बिन्नी ग्रेजुएटेड विद बीई। बिन्नी को बीई करना ही है, राइट। तो बिन्नी बीई क्या फर्स्ट केस में हो सकती है? हाँ हो सकती है। फर्स्ट केस में अगर बिन्नी को हमने बीई कर दिया, लेट से, राइट, लेट से हमने बिन्नी को बीई बना दिया, तो ये बिन्नी हो गई हमारी बीई, ऑलराइट। सेकेंड केस में बिन्नी बीई हो सकती है? नहीं, क्योंकि बीबीए है। थर्ड केस में बिन्नी बीई तभी होगी जब यहाँ बिन्नी ना बैठी हो, यहाँ चंदन बैठे हो, और यहाँ बिन्नी बैठी हो, चंदन ना बैठा हो, और बिन्नी हो जाए हमारी बी, ऑलराइट। ओके, तो इस बार ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ फर्स्ट और थर्ड केसेस के लिए है। सेकंड केस में तो बिन्नी बी हो ही नहीं सकती वैसे भी, ऑलराइट। हमें पता करना है अभी भी दीपक का। तो गाइस एक चीज देखिए, इवन ये दोनों केसेस भले सही हो गए हैं, लेकिन देखिए पहले ऑप्शन में, पहले केस में दीपक का डिग्री है बीकॉम और दूसरे में है बीई या बीएससी। तो एग्जैक्ट डिग्री तो हमें तब भी नहीं पता चल पा रही है ना दीपक की। तुम फालतू में इतनी मेहनत करें भी क्यों? सभी लोग, आप लोग समझ रहे हैं? ये यस इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली पहले और थर्ड केस में सेटिस्फाई कर रही है किसी तरह, लेकिन पहले केस में दीपक बीकॉम है और दूसरे में दीपक साइंस है। तो एग्जैक्ट डिग्री तो वैसे भी नहीं पता चल रही है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है, राइट। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि बिन्नी ग्रेजुएटेड विद बीटेक। बिन्नी अगर बीटेक है तो दीपक क्या होंगे? ओके, बिन्नी अगर बीटेक है तो दीपक क्या होंगे? लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। इस बार बिन्नी को हमने बीटेक बना दिया है, ऑलराइट। बिन्नी अगर बीटेक है तो यहाँ पे बिन्नी को हमने बीटेक कर दिया, और वो हो सकती है बीटेक क्योंकि बीटेक बीकॉम के बगल में होता है। इस केस में बिन्नी बीटेक हो ही नहीं सकती। इस केस में बिन्नी बीटेक हो सकती है अगर बिन्नी इधर बैठी है, ऑलराइट।
Now look at the question. The question is about that कि दीपक की डिग्री क्या होगी, राइट? तो पहला केस तो वैसे ही कैंसिल है, दूसरे में फिर से गई वही बात बन गई ना, यहाँ पे दीपक बीकॉम है और यहाँ पे दीपक बीई या बीएससी है। तो अगेन दीपक का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो अभी भी नहीं चला, राइट? दीपक का डिग्री का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं चला, तो हम इस ऑप्शन को भी कैंसिल कर देते हैं, राइट? अब लास्ट स्टेटमेंट बचा है सिर्फ, जस्ट अ सेकेंड। लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि सिटिंग पोजीशन ऑफ, सॉरी, लास्ट केस में लिखा है कि अभिजीत ग्रेजुएटेड विद बीबीए, राइट? अभिजीत ग्रेजुएटेड विद बीबीए। अगर हमें ये पता है कि अभिजीत बीबीए है तो क्या दीपक की डिग्री पता चलेगी? अभिजीत को बीबीए बना दिया, पहले केस में तो अभिजीत बीबीए है ही गाइस, राइट? तो दीपक हो गया बीकॉम। दूसरे केस में अभिजीत बीबीए हो ही नहीं सकता क्योंकि बिन्नी बीबीए है, और तीसरे केस में भी अभिजीत बीबीए नहीं हो सकता क्योंकि बीबीए तो ये वाला पर्सन है। तो इस केस में गई सिर्फ पहले ही इस ऑप्शन में से पहले केस में ये जस्टिफाई हो रहा है, और पहले केस में दीपक की डिग्री क्या है? बीकॉम है। तो फाइनली इस ऑप्शन में हम बता सकते हैं कि दीपक की यूनिक डिग्री क्या है, और वो है क्या गाइस? वो है हमारा बीकॉम। ऑलराइट, इनफैक्ट आंसर भी हमारा आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है बट हमने लिख दिया। चलेगा गाइस सभी को ये? यस सर। आंसर इज ऑप्शन डी विथ बीकॉम। Okay, so this is how we are able to deal with the question number 3. Now the last question of the day, it says that ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा कि sitting position of how many person can be uniquely determined among the given people। इन पांचों में से किसकी भी uniquely सॉरी इनमें से किसी की पोजीशन uniquely determined हो सकती है नहीं, राइट? sitting position of how many can be determined, can be uniquely determined। तो गाइस अगर आप अरेंजमेंट को देखोगे, राइट, तो क्या किसी का भी पोजीशन आपको पता चल रहा है यूनिकली? देखिए जो ए है वो कभी इधर बैठ जाते हैं, कभी इधर बैठ जाते हैं, कभी इधर, तो ए का तो नहीं हो रहा है। बी कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर या इधर, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट बी आल्सो। सी अभी इधर, फिर इधर, और फिर इधर या फिर इधर, तो सी का भी नहीं पता चल रहा है। डी इधर है तो इधर है तो इधर है, तो डी का भी फिक्स नहीं है पोजीशन। ई इधर है या फिर इधर है या फिर इधर है, राइट? तो ई का भी नहीं पता चल रहा है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं फाइनली? कितने लोग का हम क्या क्वेश्चन है, सिटिंग पोजीशन ऑफ हाउ मेनी कैन बी डिटरमाइन, तो व्हाट डू यू थिंक कितने लोग की सिटिंग पोजीशन आ सकती है? 0। 0, यस, किसी की भी सिटिंग पोजीशन पता ही नहीं चल पा रही है, राइट? So we can say that the answer of such question is also how much? 0. All right, I hope that is understood. यस सर। Okay, answer has to be 0. All right, so this is how we can solve these answers also. So guys, finally I think we can end the session here if you all agree. And now we'll be meeting on Friday. Friday को guys अभी क्या करें, सर्कुलर अरेंजमेंट चालू करें या फिर क्वांट में वापस आया जाए? सर्कुलर ही करते हैं सर। सर्कुलर करें, आप क्या कहते हैं रितिका? यस सर। ठीक है, सर्कुलर करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।